नमस्कार। ये वर्षा, मैं मधु, हम दोनों टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स से। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हैं आपके साथ, न्यूक्लियर पावर। इंडिया की गिनती न्यूक्लियर स्टेट्स में आती है। इंडिया 6 न्यूक्लियर स्टेट बना था, यूएसएसआर, यूएस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद। ये हुआ था 18 मई 1974 में, जब स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हुआ था। तब की हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑथराइज किया था बीएआरसी को एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाने के लिए। वो सितंबर 1972 की बात है। और उन लोगों ने एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव बनाया था। फिर हुआ पोखरण 2 13 मई 1998 में। और तब हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने डिक्लेयर कर दिया दुनिया को कि हम फुल फ्लैश न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं। आज इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 10 और के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और 8 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। और इस सब के साथ हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 8000 मेगावाट्स। और ये महत्वपूर्ण जो जर्नी, हमारी न्यूक्लियर की महत्वपूर्ण जर्नी शुरुआत हुई है, ये किसने की है? ये इनका बहुत नाम है। He is known for Indian nuclear program, cascade process of cosmic radiation, point particles, theoretical prediction of MON, Baba scattering, and he is also known as the father of Indian nuclear power. इसके बारे में वर्षना आप बताएंगे। जैसे कि इन्होंने बताया, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर इज नन अदर देन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई में एक पारसी फैमिली में हुआ था। भाभा प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैथेड्रल स्कूल गए मुंबई के। उसके बाद फिर उन्होंने जॉन कैनन स्कूल ज्वाइन किया। उसके बाद फिर आफ्टर 12th ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फिर 1927 में डॉक्टर भाभा जो है हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और फिर 1934 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने डॉक्टरेट कंप्लीट किया। उन्होंने जो पढ़ाई की थी, आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। उनने मैथमेटिक्स ट्राइपोस करके बोलते हैं, वो 4 साल का कोर्स होता है। तो उसमें उनने पढ़ाई की थी। वो बहुत बड़ी मतलब पढ़ाई मानी जाती है। और उनका जो झुकाव था वो फिजिक्स की तरफ था। पर क्योंकि वो लोग बहुत टाटा ग्रुप से बहुत जुड़े हुए थे, तो वो चाहते थे, उनके फादर भी, और वो लोग रिलेटिव्स काइंड ऑफ थे, तो उनके फादर भी और जो जब दोराबजी टाटा हैं, वो चाहते थे ये जाए इंग्लैंड में। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े, और उन्होंने पढ़ाई की। वो पढ़े वहाँ से, और वो चाहते थे कि आके वो टाटास में मेटलर्जिस्ट की तरह काम करें। पर ऐसा ना होना था, और उनको बहुत इच्छा थी, वो फिजिसिस्ट बनना चाहते थे। तो उनने अपने मम्मी पापा से बात की और ऑफ कोर्स दे अग्रीड, एंड उनने उनकी फर्दर स्टडीज़ की और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उनको सॉलमन स्टूडेंट जो बोलते हैं इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप भी मिली उन्हें। एंड देन ही स्टार्टेड, क्योंकि उनका फिजिक्स की तरफ झुकाव था, तो ही स्टार्टेड वर्किंग इन कैवेंडिश लेबोरेटरी। उनने वहाँ से अपनी वो PhD कर रहे थे थियोरेटिकल फिजिक्स में। एंड ही वॉज रॉस बॉल ट्रैवलिंग स्टूडेंटशिप इन उनको मैथमेटिक्स मिला था तब उनको। फिर जनवरी 1993 में उनने डॉक्टरेट किया न्यूक्लियर फिजिक्स में आफ्टर पब्लिशिंग हिज पेपर। इनका ये बहुत फेमस पेपर है, उसको बोला जाता है उसका टॉपिक था द अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। इससे ही उनकी शायद हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उनको जब वो ये कर रहे थे, उनको आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप भी मिला, जो 1934 में जो 3 साल के लिए ये होल्ड करते हैं। एंड ही वर्कड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग। और इस पे उनका नाम दिया गया ये, क्योंकि ही वर्कड ऑन दैट, उनने इस पे बहुत काम किया, तो उसका नाम है बाबा स्कैटरिंग। उसको उनके ऑनर में ये नाम दिया गया है। सो ही हैड दैट, एंड देन उनके बहुत सारे अवार्ड्स चलते रहे। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, आपने जैसे कहा, तो वो इंडिया आए थे। तब फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, और उससे आई थिंक हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं थे। देन ही डिसाइडेड टू
स्टे बैक इन इंडिया। तो उनके इतने सारे अवार्ड थे। और उसके बाद उनको एडम्स प्राइज 1942 में मिला गया। इसको कैम्ब्रिज का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। फिर इंडिया में उन्हें जो अपना थर्ड हाईएस्ट सिविलियन है पद्म भूषण 1954 में मिला। एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी भी उनको ये अवार्ड्स मिले हैं, सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। यस, जैसे आपने बताया मधु मैडम ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो इंडिया आए और फिर वो जा नहीं पाए। वो एक तरह से हमारे लिए वरदान की तरह ही हुआ, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद ही काम शुरू करेंगे। तो जब होमी भाभा इंडिया वापस आए एंड ही जॉइन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में। यस, जहाँ वो सीवी रमन जो हैं वो उनके अंडर काम कर रहे थे। एंड वहाँ पे he established the cosmic ray research unit, and he started working on the theory of point particle movement. Yes. And यहाँ से independently he started conducting research on nuclear weapons in 1994 उनका start हुआ था। जो वो because he was very close to the Tatas और JRD टाटा के साथ उनने मिलके, of course it was funded by them, 1945 में उन लोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में स्थापित किया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में स्थापित किया, जिसके वो फर्स्ट चेयरमैन बने थे। एंड उसके बाद दैट वाज द टाइम, अब उसको हम ऑफ कोर्स बीआरसी के नाम से जानते हैं। एंड उनने नेहरू जी के साथ 1948 में नेहरू जी ने उन्हें अपॉइंट किया डायरेक्टर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड उनने बाबा को टास्क दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि इंडिया की स्थिति उस टाइम वॉर्स हो रहे थे, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और 1950 में उनने IAEA जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उनने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में उनने उसमें पार्टिसिपेट किया। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन कैबिनेट, उसमें उनका रोल था साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी के एज अ दैट ही सर्व देयर ऑल्सो। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ही बिकेम अ पिवटल रोल फॉर समबडी कॉल्ड विक्रम साराभाई, whom we all, एक और महान हस्ती इंडिया में, और उनको हेल्प किया इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च सेटअप करने में। उनने उसमें भी उनका भाग था। और उनको फॉरेन ऑनरी मेंबर इलेक्ट किया गया अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए इन 1958। ये रही थी उनकी अचीवमेंट्स की जर्नी इन साइंस। और भी कुछ आप बताइए उनके बारे में, आगे इंडिया में कैसे एटॉमिक जो न्यूक्लियर एटॉमिक है वो आज जो बना है मॉडर्न इंडिया, उसका पार्ट कैसे बना है उसके बारे में बताइए। यस, ज़रूर। तो जैसे मधु मैडम ने बताया कि डॉक्टर भाभा ने कितने सारे फील्ड्स में अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन जो बात अभी करेंगे वो है न्यूक्लियर पावर की। आप मधु मैडम आप सोचो, ये सारी बात जो हो रही है वो 1944 से लेकर 1960 तक, जहाँ न्यूक्लियर पावर के बारे में शायद ही गिने चुने देश काम कर रहे थे, उसमें हमारा भारत देश भी था। और दूसरी ये बात थी कि 1960s में जब ये प्रोग्राम चल रहे थे तो जो विकसित देश है, पर्टिकुलरली यूएस है, वो ये चाहते थे कि जो विकसनशील देश है या डेवलपिंग कंट्रीज है वो न्यूक्लियर पावर में काम नहीं करे, अपने अपने प्रोग्रेस के लिए काम करे, उनका ऐसा मानना था। लेकिन इसका विरोध किया डॉक्टर भाभा ने, वो कहते थे कि नहीं हम तो करेंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका थॉट प्रोसेस रहा। फिर उसके बाद जो है जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने एक बहुत बड़ी क्या बोलते घोषणा की, डिक्लेयर किया था कि मैं मतलब हम जो है भारत जो है 1.5 साल में परमाणु बम बना सकता है। तो ये जब बात सामने आई तो यूएस चौंक गया था उनकी घोषणा से। और दूसरी एक बात जो है, पंडित नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और वो भी काम कर रहे थे उनके साथ। तो हम उन दोनों ने या फिर भारत की भूमिका रही कि न्यूक्लियर पावर हमेशा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही यूज किया जाएगा। तो वो एक प्रतिबद्धता थी उनकी, नेहरू जी की, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे।
उसके बाद देखो कैसा चेंज आया। 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया और 62 में तो वॉर हो ही गया था। फिर 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो एक हमारे लिए थ्रेट थे चाइना और पाकिस्तान। तो सामरिक दृष्टया भी हमको प्रबल बनना था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला नहीं, ये प्रतिबद्धता जो है उसको हमको हटानी चाहिए, और उन्होंने हटा दी और काम शुरू हुआ उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, जो आगे जाकर हमने, जैसे मैडम ने बताया, 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था। तो ये रही ये बात कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ऊपर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बने। डॉक्टर होमी भाभा ने न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता की नींव रखी, लेकिन उनके सपनों को षड्यंत्रों ने चूर चूर कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उसी जगह पर फिर से परमाणु परीक्षण किया गया। लेकिन दोनों का अंतर क्या था? 18 मई 1974 को शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट किया गया। उस परीक्षण का नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। यह एक फ्यूजन टेस्ट था जिसे जमीन के अंदर कई फीट नीचे किया गया था। 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। 11 मई को 3 विस्फोट और 13 मई को 2 धमाके किए गए। इस टेस्ट का नाम ऑपरेशन शक्ति था। परीक्षण जमीन के अंदर किया गया था। यहाँ पर फिजन और फ्यूजन दोनों तरह के परीक्षण किए गए थे। 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा का मकसद यह देखना था कि घर में बने परमाणु यंत्र में विस्फोट होता है या नहीं। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट माना गया था। 1998 का परमाणु परीक्षण स्पष्ट तौर पर यह बताने के लिए था कि भारत अब परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है। उसके पास इन्हें दागने और फोड़ने की तकनीक मौजूद है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। दोनों ही परीक्षणों में सबसे बड़ा अंतर उनको करने का मकसद ही था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने पोखरण 2 परीक्षण की समूची व्यूह रचना इतनी गुप्त रखी कि अमेरिका और उसके उपग्रह तक गच्चा खा गए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि भारत इतना बड़ा कदम उठा रहा है। हालांकि विरोध स्वरूप अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर सख्त पाबंदियां लगाई थी। इस परीक्षण से भारत का सीना चौड़ा हो गया और घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। तब अटल जी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इसके बाद से ही 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो जो प्रतिबद्धता थी उससे मुक्त कर दिया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा उसके ऊपर काम करने के लिए शुरुआत हो गई थी, नो डाउट, और भी जोश के साथ, क्या बोलते हैं उसके, जोश के साथ वो काम कर रहे थे। और सब दुनिया को मतलब ये पता तो था कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर के लिए काम कर रहा है। तो एक कहीं उनको जाना था कॉन्फ्रेंस के लिए, और जिस विमान में वो जा रहे थे वो उस विमान का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त वो विमान हो गया, और उनकी डेथ हुई है 24 जनवरी 1966। तो ये डेट जो है ना आप याद रखना, क्योंकि इसका मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 1964 में शास्त्री जी ने बोल दिया हम लोग बिल्कुल तैयार है कि न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। और 1966 में एक एक्सीडेंट होता है प्लेन का, जिसमें होमी भाभा जो है वो जा रहे थे, उनके साथ साथ जितने भी यात्री थे उस विमान में, एयर इंडिया का विमान था, वो सारे के सारे उसमें मारे गए थे। तो ये जो है मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आज भी ऐसा माना जाता है कि कोई इंटरनेशनल साजिश इसके पीछे थी, क्योंकि डॉक्टर भाभा उस प्लेन में हैं, और जो लोग ये नहीं चाहते थे कि हम न्यूक्लियर पावर या वेपन बनाए, उन्होंने ये साजिश
रची थी, ऐसा बोलते हैं। अभी क्या इतना सच, क्योंकि उनकी डेथ मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं हुई, सच बाहर नहीं आया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उनकी ये जो डेथ मिस्ट्री है वो कैसी है। देखिए मैडम, ये जो है काफ़ी सारी चर्चा डिस्कशन इसके ऊपर हुआ है, और इसके ऊपर एक बुक शायद लिखा है जिसमें ये मेंशन हुआ है। तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि क्या है। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA, ये इसके पीछे है ऐसा बोला जाता है। प्रमाण अभी तक नहीं मिले, लेकिन ऐसा बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा दावा जो है, अमेरिका के एक लेखक है जिनका नाम है ग्रेगरी डगलस, उन्होंने एक किताब लिखी है कॉन्वर्सेशन विथ द क्रो। उसमें उन्होंने इस किताब में लिखा है रॉबर्ट क्रोली, उस बात को उन्होंने स्वीकार किया जब वो किताब लिख रहे थे। उन्होंने, रॉबर्ट क्रोली ने, जो उस टाइम पे CIA के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन थे, जिन्होंने कहा उनको इंटरव्यू देते हुए मैडम कि गाय प्रेमी देश, हमारा देश जो है, गाय प्रेमी देश भारत जो है, ऊंचे ऊंचे स्वर में इस बात की डिंग मारते हैं कि हम कितने चतुर थे, कितने बुद्धिमान थे, ये दुनिया को बताते रहते हैं, और वो एक महान शक्ति बनना चाहते हैं और बनने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते थे, मतलब वो बोल रहे जो इस CIA के डायरेक्टर है, हम नहीं चाहते थे कि उनके पास ऐसी कोई भी शक्ति हो, पर्टिकुलरली परमाणु हथियार हो। ऐसा उन्होंने उस लेखक को एक स्टेटमेंट दिया है। तो रॉबर्ट क्रोली आगे बताते हैं कि जिस विमान में वो जा रहे थे, एयर इंडिया का कमर्शियल विमान था, और वो जो है एयर इंडिया का बोइंग 707 मुंबई से बैठे थे डॉक्टर भाभा, और विमान जो है माउंट ब्लैंक के पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में वो मारे गए, लेकिन उस समय इस हादसे को लेकर कई बातें हुई है। और क्योंकि रॉबर्ट क्रोली जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि वे, मतलब हम लोग एक बम पाने के करीब पहुंच चुके थे और हम नहीं चाहते थे, मतलब US नहीं चाहता था, ऐसा उन्होंने उनको स्टेटमेंट दिया। तो आप सोचो कि ये मतलब कितनी बड़ी एक साजिश हो सकती है, जिसका खुलासा आज भी नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा बोला गया है। जबकि किसी ने बोला कि जो बॉम्ब है, बॉम्ब से उड़ाया गया, किसी ने बोला कि मिसाइल अटैक हुआ। इसके बारे में तो अभी तक कोई जानकारी किसी के पास सही मायने में नहीं है। आगे और रॉबर्ट क्रोली क्या कहते हैं ये भी बहुत जानना जरूरी है कि भारत ने 60 के दशक में, 1960 में परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था, और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली थी। US ऐसा बोल, मतलब रॉबर्ट क्रोली और डॉक्टर भाभा को, रॉबर्ट ने ये बोला है, डॉक्टर भाभा बहुत मतलब खतरनाक साइंटिस्ट, ऐसा करके उन्होंने कहा, जो हम बिल्कुल चाहते नहीं थे। तो अगर डॉक्टर होमी भाभा की इस तरह से मौत नहीं होती तो शायद हम उसी टाइम पे न्यूक्लियर साइंस में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते। तो ये मधु मैडम हमेशा मुझे एक कोरिलेट कर सकते हैं हम कि कुछ भी हमारे पास साइंटिस्ट हो या लीडर हो, कुछ बड़ा करने जाते हैं और ऑल ऑफ ए सडन एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है जिसका कभी खुलासा ही नहीं होता है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये हमेशा इस तरह से सोचा जाता है कि हम पावरफुल कंट्री ना बने? ये भी एक क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है। तो आज हमने कोशिश की है आपको एक झलक दिखलाने की डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की ज़िंदगी के बारे में, और ऑफ कोर्स उनकी पढ़ाई, और उनने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए क्या उनका सहयोग है इसमें। दुर्घटना ही है, और हमारा बहुत दुर्भाग्य था कि इंडिया ने उन्हें इतनी जल्दी खो दिया था, पर वो हमें बहुत कुछ दे के गए थे, और हमने उनको भी बहुत प्राउड किया है। इंडिया ने उनको बहुत प्राउड किया है, क्योंकि आज हम ऑफ कोर्स एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर स्टेट हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि न्यूक्लियर, हम सिर्फ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और 8000 मेगावाट देना इंडिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल करेगा। तो आई थिंक विद दैट, इसके पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि हमेशा भारत ने यही बोला है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। न्यूक्लियर वेपन का उपयोग जो है भारत कभी भी सामने से नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने किया तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये भी बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया गया है। तैयार रहना जरूरी है। यस, क्योंकि दुनिया डरती है, डराने वाला चाहिए, ऐसा जो है ना
वो बात यहाँ पे बिल्कुल फिट होती है। हमें सही में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या बोलते हैं उसको, बहुत गर्व है उनके ऊपर, और हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल हालातों में एक परमाणु युक्त क्या बोलते हैं पावरफुल नेशन बनाने की जो नींव डाली। सही है। और वो नॉट ओनली दैट, ही वॉज मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, उनको Yeah. म्यूजिक में इंटरेस्ट था, शिल्पकला में, मूर्तिकला में, और इसीलिए सर सीवी रमन उनको इंडिया के लियोनार्डो विंची कहा करते थे। तो ऐसे व्यक्तिमत्व थे, दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारा रहा, जल्दी उनको हमने खो दिया। लेकिन अभी अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा, ज़रूर आप लाइक करिए, आपके कमेंट्स भेजिए जो हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है। और मधु मैडम लास्ट सब्सक्राइब और शेयर करना न ना भूलिए। भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते और धन्यवाद। नमस्कार।